नमस्कार साथियों ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई कहते हैं कि अमेरिका बड़ा शैतान है और इजराइल कैंसर ट्यूमर जिसे काट कर फेंकना जरूरी है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या से जंग खत्म हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि हमें पता है कि वह कहाँ छिपे हैं, लेकिन हम उन्हें मारेंगे नहीं, फिलहाल तो नहीं। साथियों, आखिर क्या है अयातुल्ला अली खामेनेई की कहानी? कैसे बने ईरान के सुप्रीम लीडर और इजराइल उनकी जान के पीछे क्यों पड़ा है? तो जानेंगे सब कुछ पूरी डिटेल से इस वीडियो में, तो हमारे साथ में लास्ट तक बने रहिए। साथियों, 19 अप्रैल 1939 को ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर मशहद में एक मौलवी के घर सैयद अली खामेनेई का जन्म हुआ। वे 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। 4 साल की उम्र में खामेनेई को मकतब भेजा गया, जहां उन्होंने कुरान, अरबी और इस्लामी तालीम हासिल की। अयातुल्ला अली खामेनेई अपनी किताब में बताते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अयातुल्ला खामेनेई, जो उसमें बताते हैं 1950 के दशक में इनका दाखिला मशहद के एक नए इस्लामी स्कूल में हुआ। इनकी क्लास में ये सबसे आगे सीट पर बैठते थे और मैथ्स और इंग्लिश में काफ़ी अच्छे थे। ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हर सवाल का जवाब सुलझा देते थे। एक बार स्कूल में प्रोग्राम हुआ जिसमें इन्होंने कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई और इनकी खूब तारीफ़ें हुई। और साथियों, इनके पिता की तरह ये मौलवी बनने की राह चुनी इन्होंने। साथियों, इसके बाद वो ईरान के कौम शहर में गए और 11 साल की उम्र में ही मौलवी बन गए। खामेनेई उस दौर के ईरान में बड़े हो रहे थे जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। शाह पंथ निरपेक्ष और पश्चिमी विचारों को बढ़ावा देने वाले राजा माने जाते थे। उस दौर के ईरान में मॉडलिंग फिल्में, नाइट क्लब पार्टीज और वेस्टर्न कपड़े पहनने का चलन था। खामेनेई बचपन में मौलवियों की पोशाक पहनकर अपने हम उम्र के बच्चों के साथ सड़कों पर खेलते थे, तो लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। साथियों, आगे वह अपनी किताब में बताते हैं कि 1950 के दशक में ईरान में पश्चिमी कल्चर अपने चरम पर था। उन दिनों मॉडर्नाइजेशन की हवा चल रही थी। हालांकि मुहर्रम के महीने में और खास तौर से पहले 10 दिनों के लिए सभी सिनेमाघरों और फिल्मों पर रोक लगा दी जाती थी, लेकिन 1955 में सब बदल गया। शहर के गवर्नर ने मुहर्रम के 1 से 12 दिनों के बंद पर पाबंदी हटाने का आदेश जारी किया। इस फैसले का हम लोगों ने विरोध किया। यही फैसला हमारे अंदर चिंगारी का बनकर भड़का। साथियों, 1960 के दशक में खामेनेई पर ईरान के धर्मगुरु रुहुल्लाह खोमेनी का गहरा असर हुआ। खोमेनी ईरान के शासक की नीतियों और 1963 में व्हाइट रिवॉल्यूशन के खिलाफ खड़े हो गए थे, जिसके तहत ईरान को पश्चिमी देशों की तरह डेवलप करना था। खोमेनी को लगता था कि यह इस्लाम और ईरानी संस्कृति के खिलाफ है। इस्लाम और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता और देश में विलायत ये फकीह यानी इस्लामी धर्मगुरुओं का शासन लाने की बात कही। खामेनेई इससे बहुत प्रभावित हुए। 1962-1963 में खोमेनी ने शाह के खिलाफ खुलकर विरोध शुरू कर दिया। खोमेनी की बात को मशहद समेत कई शहरों में फैलाने में मदद की। 1963 में खोमेनी ने मशहद की एक मस्जिद में कहा, शाह का शासन इस्लाम और लोगों के खिलाफ है, हमें अपने धर्म और देश की हिफाजत करनी होगी। साथियों, खामेनेई को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इससे वे युवाओं और शाह के खिलाफ आंदोलनों में मशहूर हो गए। 1970 का दशक आते आते खामेनेई राजनीति में माहिर हो गए। उनके गुरु खोमेनी को देश से निकाल दिया गया, तो खामेनेई ही उनके भाषण लोगों तक फैलाते रहे। खामेनेई ने एक सभा में खोमेनी का सीक्रेट टेप चलाया, जिसमें खोमेनी ने कहा, शाह का शासन एक गैर इस्लामी तानाशाही है और उसे उखाड़ फेंकना हर मुसलमान का फर्ज है। साथियों, 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति आई और शाह की सरकार गिर गई। साथियों, फरवरी 1979 ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद खोमेनी पेरिस से वापस ईरान आए, नई सरकार बनाई और अपने करीबी लोगों को बड़े पदों पर नियुक्त किया। खामेनेई को क्रांतिकारी परिषद यानी रिवोल्यूशनरी काउंसिल में शामिल कर लिया। ये परिषद नई सरकार का आधार थी और प्रशासन को बेहतर करने का काम करती थी। उस समय सांसद और बाद में ईरान के राष्ट्रपति बने हसन रूहानी ने संसद में खामेनेई को उप रक्षा मंत्री बनाने का प्रस्ताव देते हुए कहा था, हमें ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इस्लामी क्रांति के लिए आगे बढ़ता रहे और सैन्य मामलों में खोमेनी के नज़रिए को बुलंद करे। सैयद अली खामेनेई इस जिम्मेदारी के लिए सबसे बेहतर साबित हो सकते हैं। खामेनेई को उप रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का गठन करने में बड़ी भूमिका निभाई। IRGC आगे चलकर ईरान की सबसे ताकतवर फौज बनी। IRGC को बनाने का मकसद ऐसी सेना खड़ी करना था जो देश के लिए धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर लड़ सके, जो इस्लामिक राष्ट्र ईरान को न सिर्फ बाहरी खतरों बल्कि देश के अंदर के मामलों को भी सुलझा सके। साथियों, 1980 का दशक ईरान और इराक के बीच जंग छिड़ी हुई थी।
तेहरान के जुमा की नमाज के इमाम अयातुल्ला अली खामेनेई जंग के अग्रिम मोर्चे का मुआयना कर लौटे थे। शनिवार 27 जून 1981 को खामेनेई अपने तय कार्यक्रम के तहत तेहरान की अबूजार मस्जिद गए। इसके बाद वे लोगों के सवालों के जवाब देने लगे। उनके सामने रखी टेबल पर कागजों का पुलिंदा जमा था जिन पर सवाल लिखे हुए थे। इस बीच एक शख्स ने टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर रख दिया। खामेनेई ने जवाब देना शुरू किया। 1 मिनट के भीतर ही टेप रिकॉर्डर से सीटी की आवाज़ आने लगी और तेज ब्लास्ट हुआ। खामेनेई लहूलुहान हो गए। टेप रिकॉर्डर के अंदर लिखा था, इस्लामिक रिपब्लिक को फुरकान समूह का एक उपहार। फुरकान समूह एक ईरानी गुरुवादी विपक्षी संगठन था जो शिया इस्लामवादी विचारधारा को मानता था। इस समूह का सद्दाम हुसैन का समर्थन मिला हुआ था। साथियों, सद्दाम ईरान में खोमेनी की सत्ता पलटना चाहता था और IRGC के मुखिया खामेनेई बीच में थे। खामेनेई की दाई बाँ वोकल कार्ड्स और फेफड़े को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। साथियों, इलाज के लिए उन्हें दक्षिणी तेहरान के बहारलू हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कई महीनों बाद वे ठीक हुए, लेकिन दाएं हाथ में हमेशा के लिए लकवा मार गया और एक कान से सुनाई देना बंद हो गया। साथियों, इस हमले को लेकर एक बार खामेनेई ने अपने बयान में कहा था कि अगर मेरा दिमाग और जीभ काम करे तो मुझे हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे लिए मेरा दिमाग और जीभ काफ़ी है। साथियों, 30 अगस्त 1981 दोपहर का समय तेहरान में प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक बैठक चल रही थी। इसमें राष्ट्रपति मोहम्मद अली राजाई और प्रधानमंत्री मोहम्मद जवाद बहरौन भी शामिल थे। तभी MEK का सीक्रेट एजेंट मसूद कश्मीरी कमरे में दाखिल हुआ। खामेनेई.IR के मुताबिक बताया जा रहा है साथियों कि कश्मीरी ने कमरे में एक ब्रीफकेस रख दिया जिसमें बम छिपा हुआ था। कुछ ही देर बाद कमरे में धमाका हुआ और वहां मौजूद सभी लोग मारे गए। राजाई और बहरौन की फौरन मौत हो गई, जिसके बाद सरकार में मुश्किलें बढ़ गई। एरवंड अब्राहमियन की किताब खामेनेइज्म ऐसे ऑन द इस्लामिक रिपब्लिक के मुताबिक देश भर में नए राष्ट्रपति की मांग और जोर पकड़ने लगी। खामेनेई इस समय तक IRP के बड़े नेताओं में शामिल हो गए थे। इस वजह से खोमेनी और IRP के नेताओं ने नए राष्ट्रपति के लिए खामेनेई का नाम आगे किया। अकबर हाशमी राफसंजानी ने खामेनेई का नाम बढ़ाते हुए कहा, सैयद अली खामेनेई ने क्रांति के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। वे खोमेनी के भरोसेमंद आदमी है और इस मुश्किल वक्त में देश की कमान संभाल सकते हैं। इस पर खोमेनी ने कहा, हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो इस्लामिक रिपब्लिक ईरान की हिफाजत करे। खामेनेई ने बार बार ये साबित किया है। तो साथियों, 2 अक्टूबर 1981 को देश भर में राष्ट्रपति के चुनाव हुए और 13 अक्टूबर को नतीजा आया। साथियों, खामेनेई 95% वोटों से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते और ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बने। शपथ लेते हुए खामेनेई ने कहा कि मैं इस्लामी क्रांति की हिफाजत और जनता की सेवा के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। साथियों, 1985 में रहबर अयातुल्ला रुहुल्ला खोमेनी ने हुसैन अली मोंतजरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन किसी बात से नाराज होकर फैसला वापस ले लिया। इस बीच 3 जून 1989 को खोमेनी का निधन हो गया। अगली सुबह असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की मीटिंग शुरू हुई। तिजोरी में रखा सीलबंद वसीयतनामा लाया गया। राष्ट्रपति खामेनेई ने करीब 2 घंटे में 35 पन्नों की वसीयत पढ़ी। साथियों, इसके बाद अगले रहबर को लेकर चर्चा शुरू हुई। प्रस्ताव रखा गया कि सूरे रहबरी यानी एक नेतृत्व परिषद बनाए या रहबरी ये फर्दी यानी एक व्यक्ति को पूरी कमान सौंपी जाए। साथियों, नेतृत्व परिषद के लिए 3 ग्रुप बने, जिनमें से 2 के अध्यक्ष खामेनेई और 1 के अध्यक्ष रफसंजानी थे। वोटिंग हुई तो 45 वोट एक व्यक्ति पक्ष में और 23 खिलाफ आए। जब तय हो गया कि एक व्यक्ति को ही ईरान की कमान सौंपनी चाहिए तो ग्रैंड अयातुल्ला मोहम्मद रजा गोलपायगानी और अली खामेनेई ने नॉमिनेशन किया। वोटिंग में खामेनेई को 60 वोट मिले जबकि गोलपायगानी को महज 14 वोट मिले, यानी खामेनेई अगले रहबर चुन लिए गए। रहबर बनने के लिए ज़रूरी था कि व्यक्ति मर्जा या अयातुल्ला हो। इस मियाद को ख़त्म करने के लिए ईरानी संविधान में संशोधन किया गया। 6 अगस्त 1989 को फिर से असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की मीटिंग हुई और खामेनेई को 64 में से 60 वोट मिले। खामेनेई के पक्ष में वोट देने वाले इमामी कासानी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि खामेनेई को चुनने के अलावा हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। खामेनेई खुद सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन रफसंजानी और मैं ये जानते थे कि हमें जल्द ही फैसला करना होगा क्योंकि सद्दाम हुसैन की सेना ईरान के बॉर्डर पर थी। साथियों, अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो करीम साद जादपुर के मुताबिक इतिहास की इस दुर्घटना ने एक कमज़ोर राष्ट्रपति को शुरुआत में कमज़ोर सुप्रीम लीडर से सदी के 5 सबसे शक्तिशाली ईरानियों में से एक बना दिया। फ्लोरिडा
इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के एसोसिएट प्रोफेसर एरिक लोब के मुताबिक 1989 में ईरानी संविधान में संशोधन किया गया ताकि खामेनेई जैसे निचली श्रेणी के मौलवी को ये पद मिल सके। खोमेनी का उत्तराधिकारी बनने के बाद खामेनेई को रातों रात एक महान अयातुल्ला बना दिया गया। खामेनेई भले ही लंबे समय से वफादार और सत्ता के अंदरूनी व्यक्ति थे, लेकिन उनमें खोमेनी जैसा करिश्मा और धार्मिक ताकत नहीं थी। देश में विरोधियों को कुचलने से लेकर पत्रकारों को प्रताड़ित करने, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने और महिलाओं की आज़ादी और ख़त्म करने की वजह से खामेनेई पर अक्सर सवाल उठते हैं। साथियों, बीते 6 दिनों से ईरान और इजराइल खूनी संघर्ष में जुटे हुए हैं। इजराइल के 2 बड़े मकसद है ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम और IRGC को ख़त्म करना। इसको लेकर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हवाई हमले किए, साथ ही सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक कर IRGC के टॉप कमांडर्स को मारा। इसके बावजूद खामेनेई ने कई बार नए सैन्य अफसर तैनात किए। दरअसल साथियों, ईरान में हर ज़रूरी मुद्दे या दुनिया के लिए ईरान की नीतियों और तरीक़ों पर आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर यानी खामेनेई लेते हैं। इजराइल का मानना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और IRGC के खात्मे के लिए खामेनेई की हत्या जरूरी है। इसके साथ वहां सत्ता परिवर्तन भी होगा। खामेनेई के निधन के बाद नए रहबर का चुनाव इतना आसान नहीं है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा किया जा रहा है साथियों कि खामेनेई ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। ईरानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने भी सीक्रेट मीटिंग में इस मुहर लगा दी है इस पर। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, पूर्व न्यायपालिका प्रमुख सादिक लारिजानी और मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी भी इस रेस में शामिल माने जा रहे हैं साथियों। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो इस्लामिक क्रांति के बाद देश छोड़कर भागे ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी अपने पिता की गद्दी पर दावा कर सकते हैं। वे अभी अमेरिका में हैं और उन्होंने ईरान पर हो रहे इजरायली हमलों का समर्थन किया है। नवंबर 2024 में ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद रजा पहलवी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ईरान में लोकतांत्रिक सत्ता वापस आनी चाहिए, जो पश्चिमी देशों के साथ समृद्ध होगा, इजरायल के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते रखेगा और अपने पड़ोसियों से दोस्ती करेगा। साथियों, दरअसल इजरायल और ईरान की रंजिश की कई बड़ी वजह है, वो भी आपको बताते हैं क्या है। खामेनेई ने अमेरिका, इजरायल और पश्चिमी देशों के खिलाफ मजहबी राष्ट्रवाद को हथियार बनाया। उन्होंने इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में मिलिटेंट नेटवर्क खड़ा किया, जिसे एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस कहा गया। वहीं ईरान ने इजरायल के अस्तित्व को नकारा और फिलिस्तीन के मुद्दे का कट्टर समर्थन किया। ऐसे में खामेनेई ने इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह, हुती और हमास जैसा मिलिटेंट नेटवर्क खड़ा कर प्रॉक्सी और छेड़ी। इसके अलावा खामेनेई ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को धीमा किया लेकिन ख़त्म नहीं किया। इसके जरिए अमेरिका, इजरायल समेत पश्चिमी देशों पर दबाव बनाए रखा। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजरायल अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। समय समय पर ईरान इजरायल के बीच होने शैडो वार यानी पीठ पीछे होने वाले मिलिट्री और साइबर अटैक जारी रहे हैं। साथियों, ईरान दुनिया का सबसे शक्तिशाली शिया देश है। खामेनेई की कमान में मिडिल ईस्ट में ईरान का दबदबा बढ़ा है। ऐसे में उनकी मौत से न सिर्फ मिडिल ईस्ट का भविष्य बदल सकता है बल्कि दुनिया पर भी इसका असर पड़ सकता है। साथियों, अमेरिकी थिंक टैंक मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में ईरान प्रोग्राम के डायरेक्टर एलेक्स वतांका ने कहा है कि खामेनेई जितने जिद्दी है उतने ही सतर्क भी है। यही वजह है कि वह इतने लंबे समय से सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं। साथियों, आप भी अपनी राय जरूर बताएं कमेंट में और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।